वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 9 कंप्लीट कर लिया था और जो बचा हुआ है वो मैंने होल्ड करवाया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस बची हुई हैं थोड़ी सी 5, 6, 7 और 4। ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अब हमारा सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस, मैंने कल बात की थी कि आज मैं रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अब हमें आज पढ़ना है फर्म, कंपनी और एचयूएफ का। ठीक है, तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल भी। ठीक है, तो भाई रेजिडेंट, कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा? जब वो वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस में फॉल कर जाएगा, यानी कि अगर या तो वो 182 दिन या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रह ले इंडिया में। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 60 दिन इंडिया में रहा हो बट उसके प्रीसीडिंग 4 साल जो है वो 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। ठीक है ना, 60 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में, या फिर 365 या उससे ज़्यादा दिन पिछले 4 साल में इंडिया में रहा हो। तो वो इन दोनों में से अगर किसी भी कंडीशन में फॉल कर रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, और इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब रेजिडेंट में भी दो पार्ट है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट एंड नॉट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब अगर जो रेजिडेंट है अगर वो दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो वो ROR बन जाएगा। ठीक है, वरना वो RNOR बनेगा। अब ROR बनने के लिए क्या कंडीशन है कि भाई अगर वो पिछले जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल 19-20 का देख रहे हैं, तो इससे पिछले 10 साल जो हैं, ठीक है, उन 10 सालों में अगर वो 2 साल रेजिडेंट रहा हो, ठीक है, ये फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है, और और ये एंड है साथ में। ठीक है ना, 10 साल, पिछले 10 साल में 2 साल वो रेजिडेंट रहा हो और पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, तो वो, अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं एडिशनल कंडीशनें, तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। वरना वो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन या दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। और इसकी एक्सेप्शन क्या थी? ठीक है, एक्सेप्शन क्या थी कि भाई तीन लोगों को हमने नॉन रेजिडेंट बनाया था सीधा सीधा। ठीक है, मतलब यह था कि भाई सेकेंड जो बेसिक कंडीशन थी, है ना, कि भाई 60 दिन और मोर प्लस 365 दिन प्रीवियस ईयर में, पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स के अंदर या उससे ज़्यादा रहा हो वो, तो इस कंडीशन को हम, इस कंडीशन की तीन एक्सेप्शंस बताई थी मैंने आपको। ठीक है, पहली एक्सेप्शन के इंडियन सिटीजन के बारे में, तीनों की तीनों एक्सेप्शंस। ठीक है, कि भाई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट करने आया है इंडिया, घूमने आया है, वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं पर वो घूमने आया है, तो उसको सेकंड बेसिक कंडीशन में फॉल नहीं करेगा वो। ठीक है, उसके ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन जो है 60 दिन प्लस 365 दिन वाली, वो लागू नहीं होगी उसको। अगर वो 182 दिन से ज़्यादा रहता है तो ही वो रेजिडेंट कहलाएगा, वरना वो नॉन रेजिडेंट ही कहलाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन को हम देखेंगे ही नहीं यहाँ पे, सेकंड बेसिक कंडीशन को। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या थी? इसी तरह कि भाई कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो फॉरेन में जॉब के पर्पज से गया है। ठीक है, उसने लीव किया इंडिया फॉर जॉब पर्पज इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से गया है इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसको भी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे उसकी। ठीक है, और फर्स्ट बेसिक कंडीशन में अगर वो फॉलो करे तो भी रेजिडेंट होगा, वरना नॉन रेजिडेंट है वो भी। ठीक है, तीसरा क्या बताया था कि भाई कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो मेंबर किसका है, एक इंडियन शिप का मेंबर है, वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का। ठीक है, जो इंडिया लीव कर रही है। ठीक है, तो अब तो उस केस में भी सेकंड बेसिक कंडीशन जो है वो नहीं चेक की जाएगी, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक की जाएगी। अगर उसमें फॉल करता है तो रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट। तो ये हमारा हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आते हैं एचयूएफ के ऊपर। एचयूएफ के ऊपर आने से पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि एचयूएफ होता क्या है भाई, है ना। डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ एचयूएफ के बारे में, क्योंकि इसके बारे में ना आगे चर्चा करूँगा मैं, डिटेल में इसके ऊपर पूरा लेक्चर दूंगा।
HUF के ऊपर ही, ठीक है। तो HUF क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लड़का लड़की है, ठीक है, उनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो शादी होने के बाद उनकी HUF बन जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब उसको कैसे देखता है, जैसे कि एक अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, लड़का फाइल करेगा, लड़की फाइल करेगी, हस्बैंड वाइफ हो गए ना, तो दोनों अपनी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। और हस्बैंड वाइफ एज ए फैमिली अगर वो अपनी HUF की भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मतलब लड़का लड़की और जो लड़का लड़की जो मिल गए ना, तो वो फैमिली हो गई। फैमिली हो गए तो फैमिली के हिसाब से रिटर्न फाइल की जाती है, उसको HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है इसको। अब इसके अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है कर्ता, एक होता है को पार्टनर और एक होता है मेंबर, ठीक है ना। तो जैसे हस्बैंड वाइफ जो हैं उनके बच्चे होते हैं, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो ऑटोमेटिकली इस HUF का जो पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो अब वो जो लड़का बच्चे हैं वो भी HUF के क्या है, वो को पार्टनर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में चर्चा करके बाद में करूँगा, फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि भाई अब HUF के ये सब HUF के मेंबर हो गए। अब मतलब ये सब HUF में इंक्लूड हो गए, लड़का लड़की और उनके बच्चे, ठीक है। तो इनकी अलग से भी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है और इनको अलग से पैन नंबर भी मिलता है। अगर आप इसकी रिटर्न, ये नॉर्मली जो है असेट बिल्डिंग के लिए क्रिएट की जाती है और इनकम टैक्स भी सेव होता है इससे, ठीक है। तो ये होती है HUF, ठीक है। जो फैमिली को एज ए फैमिली देखा जाता है ना, उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है। वो हिंदू लॉ के अंदर डिफाइंड है, इनकम टैक्स एक्ट में भी इसे डिफाइन नहीं किया गया, हिंदू लॉ में डिफाइंड है, वहीं से इसकी डेफिनेशन देखी जाती है। तो मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर दूंगा HUF के ऊपर भी। तो अभी फिलहाल के लिए तो समझ लेते हैं कि भाई लड़का लड़की और एज ए फैमिली वो हो गए, तो उसको जो एज ए फैमिली जो उनको कहा जाता है वो HUF कहलाई जाती है, ठीक है। और HUF बढ़ती रहती है, जो जैसे उनके बच्चे बढ़ते जाते हैं तो उनकी HUF भी बढ़ती जाती है। कहने का मतलब सिंपल सा ही है। तो HUF की जो टैक्सेशन है, वो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे, ठीक है। कर्ता कौन होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली HUF का, वो कर्ता कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा HUF के अंदर कि भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर जो है HUF का, वो कहाँ पे है, ठीक है। अगर होली और पार्टली इंडिया में है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। HUF जो है वो रेजिडेंट कहलाएगी। और अगर होली पूरा का पूरा ही आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी HUF, ठीक है। और अगर रेजिडेंट में भी, अगर इसमें भी HUF में भी ROR और RONOR कहलाती है, स्टेटस मिलता है। अगर जो करता है जो करता है HUF का, वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एडिशनल कंडीशन है, ठीक है, जो मैंने आपको इसमें बताई है अभी इंडिविजुअल केस में। तो जो ये HUF होगी वो भी क्या कहलाएगी, ROR कहलाएगी, वरना वो RONOR कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारा HUF का हो गया। अब फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं, सेम एज HUF है वो, ठीक है। उसके बाद कंपनी पे आते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बीच में बताया था, इंडियन कंपनी होगी वो ऑलवेज रेजिडेंट होगी, ठीक है। अब फॉरेन कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। फॉरेन कंपनी क्या है, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। वो अगर इंडिया के अंदर है तो वो रेजिडेंट कहलाएगी फॉरेन कंपनी, और अगर उसका आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी फॉरेन कंपनी। तो ये हमने रेजिडेंशियल स्टेटस जो है सबका पढ़ लिया, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई हुई थी कि भाई जो जैसे फॉरेन शिप के बारे में बता रहा हूँ, क्रू मेंबर के बारे में, तो इसमें एक ये आई थी कि भाई अगर फॉरेन शिप, अगर इंडियन शिप के बारे में थी, एक्सेप्शन वाली जो बताई थी मैंने आपको। इसमें यह है कि कोई इंडियन सिटीजन है और वो मेंबर है क्रू का, फॉरेन शिप का, ठीक है, फॉरेन बाउंड शिप का, जो इंडिया छोड़ के जा रही है, तो उसके अंदर पीरियड ऑफ स्टे के ऊपर उन्होंने बताया गया कि भाई पीरियड स्टे जो है उसमें कौन कौन से दिन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मतलब जिस दिन उसमें ना एक वो होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है,
ठीक है। तो लिखा है कि भाई फ्रॉम डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ज्वाइनिंग द शिप, मतलब और दूसरा उस डेट को लेंगे जिस दिन उसने ज्वाइन किया शिप को, ठीक है। जिप और उस दिन तक लेंगे, और उस दिन, और जो दूसरी डेट है कि द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट साइनिंग ऑफ बाय दैट इंडिविजुअल, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ तक वो जो इंडिविजुअल उस शिप में रहा, ये दोनों डेट जो है वो ये मान के चलेंगे वो कि इंडिया में नहीं रहा। ये केवल इतनी ही एक्सेप्शन है, ठीक है। ये मतलब एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये जो डेज है हम इंक्लूड नहीं करेंगे इंडिया में उसके पीरियड ऑफ स्टे के अंदर, ठीक है। सिर्फ इतना सा ये पॉइंट था जो बताना था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा ये समझ लीजिए चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 6 है रेजिडेंशियल स्टेटस का, आपका सेक्शन 6 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 7 में आपको सैलरी के साथ पढ़ाऊंगा, 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। जो एक्सप्लेनेशन बची है वो मैं आगे बीच बीच में टेकअप करता रहूँगा, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर, और सेक्शन 5 के अंदर एक और चीज़ है, हाँ बतानी रह गई थी वो, चलिए उसको मैं ना बीच में कभी टेकअप कर लूँगा, छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम TDS के ऊपर वापस लौटेंगे। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।